चलो देखो, मैंचुरेशन साइकिल। मैंचुरेशन साइकिल सबसे पहले तुम्हारी आती है प्यूबर्टी, ठीक है? क्या आती है? प्यूबर्टी। जो प्यूबर्टी आती है कब आती है? 16 से 18 हैं? लड़कियों में 12 से 13 हाँ। और लड़कों में 15। लड़कियों की हम बात कर रहे हैं, लड़कियों में मैंचुरेशन साइकिल पढ़ा रहे हैं, लड़कों में नहीं। लड़कों में होती ही नहीं है। हाँ तो बस लड़कियों में बताओ। 12 से 13। 12 से 13। अब 12 से 13 वर्ष की एज में प्यूबर्टी चालू हो जाती है। सबसे पहले जब इनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है उसको हम रजोदर्शन कहते हैं। रजोदर्शन के समय जब मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हमारी 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी? 3। कौन कौन सी? मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है? ये तुम्हारी अवस्थाएं पाई जाती हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था होती है कौन सी? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? इधर मेंस्ट्रुअल फेज को ही हम और क्या कहते हैं? मेनार्च। मेनार्च के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज इसमें जो होता है, इधर सुनते जाओ, ओवरी में जो ओवरी कह रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो आपकी यूट्रस होती है, यूट्रस में जो सबसे अंदर की लेयर होती है, अब इधर ना सुनना, यूट्रस के अंदर सबसे अंदर की जो लेयर होती है जिसको हम इंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम का क्या होता है? इंडोमेट्रियम का इसमें होता है विघटन। क्या होता है? विघटन। और जब ये विघटित होती है तो विघटित होने के बाद ये यूट्रस के द्वारा, किसके द्वारा? यूट्रस के द्वारा ये बाहर निकल जाती है ब्लड के रूप में, ठीक है? मीन्स ये अपघटित हो जाती है। हमने बताया हुआ था कि ये अपघटित हुई और ब्लड के रूप में ये क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है, उस समय ब्लडिंग प्रोसेस चालू हो जाती है और उसी समय क्या होता है, उसी समय तुम्हारा ओवा का सिक्रेशन फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है, ठीक है? अब सबसे पहले जब इंडोमेट्रियम की लेयर फट जाती है, यहाँ से पहली स्टेज तुम्हारी क्या हो गई? खत्म। दूसरी स्टेज आती है कौन सी? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? फॉलिकुलर फेज में तुम्हारा हाइपोथैलेमस की जो ग्लैंड होती है, कौन सी? हाइपोथैलेमस की ग्लैंड। वह ग्लैंड क्या करती है? हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। कौन से हार्मोन्स का? कौन सा? GnRH, फुल फॉर्म गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। तो जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है वो एक्टिवेट करता है किसको? पीयूष ग्रंथि को। किसको एक्टिवेट करता है? पीयूष ग्रंथि को। और जैसे ही पीयूष ग्रंथि तुम्हारी एक्टिवेट होती है वैसे ही 2 हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले LH और दूसरा FSH, ठीक है? इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद जो तुम्हारा FSH होता है, FSH जिसको हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये क्या करता है? तो ये करता है सबसे पहले क्या? प्राइमरी oocyte, सॉरी प्राइमरी oocyte नहीं, ओवेरियन फॉलिकल को ग्रैफिन फॉलिकल में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो हमने बताया हुआ था, इधर हमने बताया हुआ था कि जो हमारी पिंकी दीदी है, ठीक है, ये पिंकी दीदी है, इधर इन पिंकी दीदी की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय प्राइमरी oocyte का निर्माण हो चुका था। प्राइमरी oocyte का निर्माण हो चुका था, लेकिन जैसे ये कहाँ पहुंची? मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहुंची। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जब इनके अंदर सबसे पहले इधर सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुई, उसे हमने नाम दिया किसका? रजोदर्शन का। और रजोदर्शन के समय क्या हुआ? जो इनके ओवेरियन फॉलिकल थी, वह ओवेरियन फॉलिकल इनके यूट्रस की, इनका जो यूट्रस था उस यूट्रस में ओवरी जो लगी हुई थी, उस ओवरी को, ओवेरियन फॉलिकल को उसने कन्वर्ट कर दिया किसमें? ग्रैफियन फॉलिकल में। किसमें? ग्रैफियन फॉलिकल में।
और ओवेरियन फॉलिकल के ही अंदर तुम्हारी प्राइमरी oocyte है, ठीक है। वह प्राइमरी oocyte भी कहती है कि भाई आपने अपने आप को तो चेंज कर लिया, लेकिन हमको भी तो चेंज करो। तो प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाती है किसमें? सेकेंडरी oocyte में। और यहां से तुम्हारी सेकेंड फेज अभी चालू है। क्यों? क्योंकि एफएसएच ने अपना काम कर दिया। क्या? ओवेरियन फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कर दिया। ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होने के बाद अब तुम्हारा दूसरा हार्मोन्स काम करेगा। कौन सा? LH। LH जिसका हम फुल नेम देते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है इसका सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड अधिक कर देती है, और जैसे ही इसका सिक्रीशन अधिक होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसका सिक्रीशन अधिक करती है, वैसे ही ये एक्टिवेट कर देती है किसको? ग्राफियन फॉलिकल को। और ग्राफियन फॉलिकल जैसी एक्टिवेट होती है ये तुरंत ही उत्सर्जन करता है किसका? एस्ट्रोजन का। किसका? एस्ट्रोजन का। और एस्ट्रोजन का जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल सिक्रीशन करता है वैसे ही अधिक सिक्रीशन होने के कारण, एस्ट्रोजन का अधिक सिक्रीशन होने के कारण ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाती है? फट जाती है। और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल फटी तो हमने उस समय बताया था कि मम्मी ने एक बार डांट दिया कि घर के बाहर पैर ना रखे। ध्यान से सुनना, मम्मी ने डांट दिया कि घर के बाहर पैर न रखे, तो फिर अब रख नहीं पा रहे हो लेकिन पापा धीरे से पीछे से क्या कहते हैं? दिन भर तो घर में है तो इसे चली जा। तो पीछे से पापा ने क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया थोड़ा सा। तो मम्मी ने क्या कहा? अच्छा जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। होता है कि नहीं? इसी तरह से अभी ग्राफियन फॉलिकल फटी है, फटने के बाद ओव्यूल अभी बाहर नहीं आया है। क्या? एस्ट्रोजन। अभी रुको, तनिक धैर्य रखो अभी धैर्य रखो। अभी ग्राफियन फॉलिकल को हमने फाड़ा है एस्ट्रोजन के द्वारा, ठीक है। अब ओवरी ने क्या किया? ग्राफियन फॉलिकल ने क्या किया? एस्ट्रोजन। धैर्य रखो। अभी ग्राफियन फॉलिकल को फाड़ने के लिए एस्ट्रोजन का सिक्रीशन किसने करवाया है? LH ने करवाया है। फाड़ने के लिए जी, अभी फाड़ने के लिए केवल एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करवाया है ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा, ठीक। इसके बाद सुनो, LH क्या कहता है? LH क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन थोड़ा सा करवा देता है पीछे से, थोड़ी से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर दे, है ना। नहीं तो ये कौन? सेकेंडरी oocyte बाहर नहीं आएगी, तो थोड़ा सा प्रोजेस्टेरॉन को भी ये सिक्रीट करवा देता है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है तो ये जो तुम्हारी सेकेंडरी oocyte है क्या हो जाती है? बाहर निकल आती है। और जैसे ही सेकेंडरी oocyte बाहर आ गई वैसे ही तुम्हारा यहाँ पर क्या हो गया? क्या हो गया? ओवुलेशन की प्रोसेस संपन्न। प्रॉपर हो गई संपन्न। यहां से तुम्हारा फॉलिकुलर फेज। अब आती है तुम्हारी लास्ट फेज, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है कि अब ग्राफियन फॉलिकल से अभी कहा रुक जाओ हाँ, एंडोमेट्रियम का भी निर्माण नहीं करवाया। अब इधर ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूल्स सेकंड, इधर अभी वो एंडोमेट्रियम का निर्माण नहीं हुआ ना, उसका भी निर्माण होगा, तब इसके बाद सेकेंडरी फेज खत्म होगी। अब तुम्हारा जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte, वो बाहर आ गया। ध्यान से समझना, सेकेंडरी oocyte तुम्हारा बाहर आ गया। अब ये जो हमारी ग्राफियन फॉलिकल बची है, यह ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगी? अपने आप को जोड़ ले, और जोड़ने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्पस लुटियम। अब ये कार्पस लुटियम तुम्हारा करेगा किसका सिक्रीशन? एस्ट्रोजन का। क्यों? अब इसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किसमें? कार्पस लुटियम में, ठीक है। अब ये एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करेगी, और वहां जो तुम्हारी ओवरी लगी हुई है, ओवरी से जो तुम्हारा ओव्यूल निकल चुका है उसको क्या करेंगी? फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन लगे हुए थे वो उसको ओवा को पकड़कर कहाँ ले जाएंगी? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। कहाँ ले जाएंगी? इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर ले जाएंगी। यहाँ ध्यान से सुनना, फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या हो गया? बोलो नहीं बोलो, अभी बताओ। नहीं है, ठीक है। ये पहुंच गई कहां पर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और यहां से इसके आने से पहले, क्योंकि यहां से शुक्राणु जा रहे हैं,
ठीक है। इसके निषेचित होने से पहले अगर शुक्राणु पहुंच गए, ये निषेचित हो गया, तो इसके फैलोपियन ट्यूब से नीचे आने से पहले एस्ट्रोजन का, कार्पस लुटियम का काम है एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करवाना, और सिक्रीशन करवाने के बाद एस्ट्रोजन का काम है एंडोमेट्रियम का निर्माण कर देना। एस्ट्रोजन का काम एंडोमेट्रियम का निर्माण कर देना, ठीक है। इसके नीचे आने से पहले, इसके नीचे आने से पहले, जैसे पापा कहते हैं कि खाना नहीं बना है, मेहमान के आए से पहले खाना बन जावा चाहिए, है ना। तो इसके ओव्यूल्स के सेकेंडरी oocyte के नीचे आने से पहले एंडोमेट्रियम का निर्माण हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पहले एंडोमेट्रियम थी वो विघटित हो चुकी है। अब ये ग्राफिन फॉलिकल नई एंडोमेट्रियम का निर्माण करेगी। अगर निषेचन हुआ, ध्यान से सुनना, अगर निषेचन हो गया तो ये जो सेकेंडरी oocyte है यह निषेचित होकर यहीं पर जाइगोट का निर्माण करेगी, फैलोपियन ट्यूब पर ही, और फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट के निर्माण के बाद सेल में डिवीजन होगा, जिससे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? भ्रूण में, एम्ब्रियो में, और यह एम्ब्रियो इंडोमेट्रियम के द्वारा यूट्रस के अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो ये पूरी इंडोमेट्रियम अभी रुक जाओ। अगर प्रवेश कर गई, कार्पस लुटियम बनी रहेगी, कार्पस लुटियम बनी रहेगी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करती रहेगी, ठीक है। कब तक करेगी? जब तक यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा का निर्माण नहीं हो जाता और पूरी तरह से ये जो हमारा भ्रूण है यह पूरी तरह से हमारा किसमें, प्लेसेंटा से जुड़ नहीं जाता। सर ये कब पता चलता है कि वो प्लेसेंटा से जुड़ रहा है? ठीक है, प्लेसेंटा से जुड़ नहीं जाता, और फिर इसके बाद जब ये प्लेसेंटा से जुड़ जाता है या तुम्हारा प्लेसेंटा का पूरी तरह से निर्माण हो जाता है और प्लेसेंटा तुम्हारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करना चालू कर देता है, तब कार्पस लुटियम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। नहीं तो तब तक ये भी जो तुम्हारी प्लेसेंटा है ये भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकालेगा, कार्पस लुटियम भी निकालेगा, दोनों निकालेगा, लेकिन कार्पस लुटियम तब तक रहेगा एक्टिवेट जब तक यह पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाएगा। और जैसे ये पूरी तरह से डेवलप होगा तो अब यूट्रस का जो कंट्रोल है वो कौन ले लेगा? प्लेसेंटा, और कार्पस लुटियम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यहां से इन फॉलिकुलर फेज खत्म। अब इसके बाद तुम्हारा आता है सेकेंड फेज, थर्ड फेज, लास्ट फेज। अगर ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ध्यान से समझना, अगर ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इंडोमेट्रियम बन चुकी है, इंडोमेट्रियम का निर्माण हो चुका है, इधर इंडोमेट्रियम का निर्माण हो चुका है, पहले अभी पिछले मंथ में बनी वाली इंडोमेट्रियम फट चुकी थी, नई इंडोमेट्रियम बन चुकी है। अगर निषेचन हुआ तो यह जो ओवा है, यह ओवा अगर निषेचन नहीं हुआ तो यह ओवा क्या होगा? वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा और इंडोमेट्रियम तुम्हारी वैसी की वैसी, ठीक है। अब ये इंडोमेट्रियम कब विकसित होगी? जब अगले मंथ में क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, तब पहली अवस्था फिर चालू होगी, फिर इंडोमेट्रियम फटेगी, सेकंड फेज आएगी, नई इंडोमेट्रियम बनेगी, और अगर निषेचन हुआ तो पिंकी दीदी प्रेग्नेंट हो गई, अगर नहीं हुआ तो ये फिर से क्या हो जाएगा? इंडोमेट्रियम तुम्हारा क्या हो जाएगा? बनी रहेगी, और फिर अगले मंथ में ये विकसित होगी। मीन्स ये साइकिल इसी तरह से कंटिन्यू क्या होती रहती है? चलती रहती है। मीन्स अभी जो आप लोगों के शरीर में इंडोमेट्रियम है वो नई वाली इंडोमेट्रियम है, पहली वाली इंडोमेट्रियम आपकी फटकर विकसित होकर बाहर निकल चुकी है। जब अगले मंथ में आएगी तो जो अभी की इंडोमेट्रियम है ये फटेगी, और फिर इसके बाद उसी समय आपकी नई इंडोमेट्रियम का निर्माण होगा। निषेचन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वह इंडोमेट्रियम बनी रहेगी, और फिर जब उसके अगले मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी तब वो विकसित होकर फिर उस समय एक नई इंडोमेट्रियम का निर्माण करेगी। मीन्स हर मंथ में एक नई इंडोमेट्रियम का निर्माण होगा। इंडोमेट्रियम का निर्माण अगर पूछा कि इंडोमेट्रियम निर्माण कब होता है, इसकी पूरी प्रोसेस बताओ, तो ये हम बता देंगे। हाँ। विकसित का क्या बताएंगे? फर्स्ट स्टेज, बस ये बस लिखेंगे मेनार्च के समय, बस। ये मतलब एक तो पूछा नहीं जाएगा, कि जब ओवा, एक तो पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाता है तो सीधा सीधा आपको बताना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट स्टेज में
जब पहली अवस्था या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होते समय यूट्रस के अंदर पाई जाने वाली जो सबसे आंतरिक लेयर होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वह विघटित होकर रुधिर के रूप में बाहर निकलने लगती है, जिसको हम मेनार्च कहते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि जब ओवर निषेचित नहीं होता है तो भी पहले वाले स्टेज में मीनार के साथ निकल जाती है। हाँ ठीक है, ये खत्म। सेकंड स्टेज में तुम्हारा एंडोमेट्रियम बनेगा, सेकंड स्टेज में एंडोमेट्रियम तुम्हारा बनेगा और सेकंड स्टेज में तुम्हारा कार्पस लुटियम का निर्माण होगा, सेकंड स्टेज में ग्राफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, सेकंड स्टेज में तुम्हारा ओवुलेशन भी होगा, सेकंड स्टेज में तुम्हारा निषेचन भी होगा, सेकंड स्टेज में तुम्हारा एंडोमेट्रियम भी बनेगा। अगर आपका निषेचन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम आपकी बनी रहेगी, एंडोमेट्रियम बनी रहेगी, लेकिन आपका जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो तुम्हारा आपका एंडोमेट्रियम है, ये जो अभी बनी हुई है, ठीक है, निषेचन नहीं हुआ तो वो एंडोमेट्रियम अभी बनी है, लेकिन यह एंडोमेट्रियम अगले मंथ की मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये विघटित होगी। अब फिर इसके बाद जब सेकेंड स्टेज चालू होगी, मीन्स 6 से 14 दिन वाली, 6 से 14 दिन, हमने इसकी स्टेप भी बताए हुए थे कि जो पहली फेज है, पहली फेज चलती है 3 से 5 दिन की, जिसमें आपका ब्लीडिंग होती है 3 से 5 दिन। इसके बाद 6 से 14 दिन जिसमें आपका निषेचन काल कहते हैं, जिसको निषेचन काल कहते हैं, मीन्स 6 से 14 दिन के बीच में अगर कॉपुलेशन की प्रोसेस हो गई तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो फिर प्रेगनेंसी की संभावना खत्म हो जाती है। ठीक है, 6 से 14 दिन की जो अवस्था होती है ये फर्टिलाइजेशन की सबसे पीक अवस्था होती है। अगर इस स्टेज में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, और इसके बाद या इसके पहले अगर होता है तो नहीं। ठीक है, इसके बाद अभी एक क्वेश्चन हमसे भाई साहब ने पूछा हुआ था, है ना, कि सर जो शुक्राणु होते हैं उनका जीवन काल कितना होता है। तो शुक्राणु का जीवन काल ध्यान रखिएगा, अगर वो बॉडी के अंदर है तो कुछ सेकंड, ठीक है, अगर वो निकल कर फीमेल के वेजाइना में पहुंच गए तो फीमेल के वेजाइना में भाई अब जैसे अपने यहाँ होता है, अपने यहाँ है ना, कि हम लोग किसी के यहाँ अगर जाते हैं तो उसका वेट करते हैं कि नहीं, किसी के यहाँ गए तो वेट करते हैं, और रास्ते में अगर मिल गए भाई अभी काम है यार अभी चलता हूँ तो 1-2 मिनट रुकिया निकल लेते हैं। लेकिन किसी के यहाँ अगर गए हैं, है ना, तो बस आधे घंटे में आने वाले हैं, आधे घंटे नहीं हम 1 घंटे तक इंतजार करते हैं। इसी तरह से ये है कि अगर बॉडी के अंदर है तो कुछ सेकंड में इसकी लाइफ खत्म, लेकिन अगर ये वेजाइना के अंदर पहुंच गए तो ये वहां जाकर स्टे कर लेते हैं, रुक जाते हैं और इंतजार करते हैं किसका, आएगा, हम जाएंगे, निषेचित होंगे। मतलब ये इंतजार करते हैं ओवा के आने का, कितने दिन तक, 5 से 6 दिन, अर्थात 1 हफ्ते, 1 हफ्ते तक ये वेजाइना के अंदर स्टे करते हैं ओवा के आने का, और इसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया, ध्यान रखिएगा, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 हफ्ते पहले और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 हफ्ते बाद कॉपुलेशन की प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 हफ्ते तक ये इंतजार करते हैं। अगर 1 हफ्ते से पहले कॉपुलेशन होता है तो वो वेट कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। 1 हफ्ते बाद अगर कर रहे हैं तब भी वो फर्टिलाइज्ड कर देगा। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ से। क्वेश्चन बताइए, ओवुलेशन में जब ओवा बाहर आता है तो उससे पहले ही एंडोमेट्रियम का निर्माण हो जाता है। ओवा बाहर आ गया, ठीक है, ओवा बाहर आया, भाई ये बताओ, तुम्हारा ग्राफिन फॉलिकल से तुम्हारा ओवा बाहर आया, अब ग्राफिन फॉलिकल ने तो ओवा बाहर कर दिया, अब ग्राफिन फॉलिकल को कार्पस लुटियम में भी तो बदलने दोगी। तब तक वो ओवा क्या होगा? ओवा जब तक तुम्हारा ओवा जो होगा वो फैलोपियन ट्यूब में आएगा। ऐसा नहीं है कि इसकी प्रोसेस बस बिल्कुल स्लो लेजीपन में चल रही है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये जैसे ही फैलोपियन इधर ओवा को बाहर किया, इसने अपने सेल को जोड़ा, और जैसे ही जुड़ी ब्लड क्लॉट हुआ इसके अंदर, और ये कन्वर्ट हो गई किसमें, कार्पस लुटियम में, और ये तुरंत ही सिक्रीशन करना चालू कर देगी किसका, एस्ट्रोजन और
प्रोजेस्टेरॉन का। राधिका नहीं बन पा रहा है क्या? बन गया? बात समझ में आई कि नहीं है? और क्वेश्चन जल्दी। इससे क्या होगा? किससे? नहीं, हाँ किससे? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकला, हाँ इससे क्या होगा? देखो, एस्ट्रोजन करता है इंडोमेट्रियम का निर्माण, ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन करता है इस इंडोमेट्रियम को और अधिक मोटा करने में सपोर्ट करने में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जब वो बाहर आता है तो उसके साथ एंडोमेट्रियम की लेयर भी आती है ना, जिसके कारण ब्लड आता है। तो जब ओवा बाहर आएगा तो एंडोमेट्रियम की लेयर पहले तुम्हारा ओवा नहीं आएगा, पहले तुम्हारा ओवा नहीं आएगा, पहले एंडोमेट्रियम फटेगी, पहले एंडोमेट्रियम फटेगी, फिर इसके बाद कार्पस ओवेरियन फॉलिकल कन्वर्ट होगी कार्पस लुटियम में, कार्पस लुटियम कन्वर्ट होगी कार्पस लुटियम, फिर इसके बाद तुम्हारा ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन के बाद वो ओवा जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगी कार्पस लुटियम में, और कार्पस लुटियम जो है वो करेगी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन। एस्ट्रोजन करेगा इंडोमेट्रियम का निर्माण, प्रोजेस्टेरॉन करेगा तुम्हारा इसको थिक करने का काम, सपोर्ट करने का काम, ठीक है। सर तो 3 से 5 दिन ब्लड आता है तो वो इसी यही इंडोमेट्रियम। हाँ इंडोमेट्रियम के ओवा कारण ओवा कब आता है सर? ओवा आएगा तुम्हारा साथ आता है, अगर वो निषेचित नहीं हुआ तो। अरे तो कब? 6 से 14 दिन, ये लिखा है अरे मतलब निषेचित जो तुम नहीं आई थी ना, ये लिखा है 6 से 14 दिन। वो जब लिखना नोट्स उसमें मैंने लिखवाया है फॉलिकुलर फेज में कि इस अवस्था में कार्पस ग्रेफिन फॉलिकल का निर्माण होता है और ओवुलेशन यहीं पर होता है। मतलब ब्लड के साथ नहीं आता, ब्लड निकलने के बाद आता है। हाँ, ब्लड के निकलने के बाद आएगा, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो रुक जाएगा और नहीं हुआ तो वो उसी के एक चिकना द्रव निकलता है, चिकना द्रव जिसे म्यूकस कहते हैं। एक चीज और सुन लो, उसी समय सेकेंड स्टेज के समय जब ओवा बाहर आता है तो उसमें से म्यूकस निकलता है, इसीलिए जो वेजाइना होती है वो चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। तो उसी समय तुम्हारा क्या होता है कि ओवा बाहर आता है, और जब ओवा बाहर आता है तो उस समय म्यूकस का सिक्रीशन होता है, और जैसे ही म्यूकस का सिक्रीशन होता है तो फीमेल्स में कॉपुलेशन की बहुत तीव्र इच्छा जागृत होती है। अगर कॉपुलेशन हो गया तो वह ओवा फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। समझे बेटा? इतना नहीं है, बहुत चीजें हैं, लेकिन ज्यादा लिखवाना ठीक नहीं है। इतना भी करवाया है ना, बहुत ये न तो मैं तुम लोगों को फिर हाई लेवल पर पहुंचा दूँ। सर लेकिन कल्पी को मुझे इससे ज्यादा दिया है। कहाँ? है बुक में इससे ज्यादा दिया है, लेकिन अभी कोई मतलब नहीं है। तो उसमें पीछे क्वेश्चंस भी तो रहते हैं आरएटी। चलो ये किलों में इंसुलेशन साइकिल होती है, किलों में नहीं ना ना ना, ये दोबारा मत कहना, किन्नरों में नहीं होती, क्योंकि उनके पास इसीलिए उनको किन्नर बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि इनमें जो होता है, इनमें वो ऑर्गन ही नहीं होते, ऑर्गन ही नहीं होते। और ये इसलिए होता है क्योंकि जब बेबी का डेवलपमेंट होता है या कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, और फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान अगर हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए, ठीक है, तो उनके ऑर्गन भी डिसबैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। चलो कहाँ तक हुआ था? कहाँ तक हुआ था? कहाँ तक हुआ था? पोस्ट चल रही थी, कहाँ तक करवा दिया? हाँ? क्या के लिए? अच्छा, इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करता है। आगे लिखो, अपरा से प्लेसेंटा, अपरा से अपरा प्लेसेंटा से HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन पहले शॉर्ट में बोलिए क्या बोला? HCG ह्यूमन कोरियोनिक
गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जिससे कार्पस लुटियम एक्टिव बनी रहती है। हो गया? क्या लिखा है? जिससे कार्पस लुटियम एक्टिव बनी रहती है। तो ध्यान रखिएगा, जो तुम्हारा प्लेसेंटा है, मींस अगर बेबी अंदर पहुंच गया तो प्लेसेंटा का निर्माण होगा, और जैसे ही प्लेसेंटा का निर्माण होगा वैसे ही प्लेसेंटा किसका फॉर्मेशन कर देगी? HCG, किसका? ह्यूमन कोरियोनेट गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। क्यों कर देगी? ताकि जब तक मैं नहीं डेवलप हो जा रही हूं तब तक कार्पस लुटियम यूट्रस को संभाले रहे। तो कार्पस लुटियम को एक्टिवेट रखने के लिए जो आपका प्लेसेंटा है वो HCG हार्मोन्स का सिक्रीशन कर देता है, जिससे वह तब तक एक्टिवेट रहेगी जब तक प्लेसेंटा पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाए। एक क्वेश्चन कि HCG हार्मोन्स का सिक्रीशन कहाँ होता है? प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन, क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जब तक वो डेवलप नहीं हो पाती है तो कार्पस सीधे बताओ, कार्पस लुटियम को एक्टिवेट रखने के लिए। किसके लिए? कार्पस लुटियम को एक्टिवेट रखने के लिए। आगे लिखो, कार्पस लुटियम को एक्टिवेट रखती है जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ने लगती है। हाँ, जैसे गर्भावस्था बढ़ने लगती है अपरा से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होने लगता है। इससे कार्पस लुटियम कहा था ना कि जैसे ही अपरा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करेगा तो अब फिर जरूरत नहीं है, जो हम लोगों की फितरत में रहता है ना कि किसी भी इंसान को तब तक रखा जाएगा जब तक जरूरत है। पहले सुनो, पहले बात सुनो जो हम कह रहे हैं। इधर जो हम कह रहे हैं भाई, मतलब आपसे तब तक है जब तक हमारी जरूरत है कि नहीं? तुम लोग यहाँ तब तक हो जब तक आपको मेरी जरूरत है। हाँ, तब तक आप मेरे साथ हो जब तक आपको मेरी जरूरत है। इसके बाद रिजल्ट जहाँ खुला है ना, कौन है आप, है ना? हाँ, सही है ना? चलो तो लिखो क्या लिखा है? इससे कार्पस लुटियम की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही कार्पस लुटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगा वैसे ही क्या हो जाएगा? कार्पस लुटियम काम करना धीरे धीरे बंद कर देगी। ठीक है, देखो एल्ब्यूकेन। देखो क्या लिखा है?
क्या लिखा है? आवश्यकता समाप्त हो जाती आवश्यकता समाप्त हो जाती है और यह नष्ट हो जाती है। खत्म होता है। आवश्यकता समाप्त हो जाती है और यह नष्ट हो जाती है। पैराग्राफ चेंज करो। एमसी के 14 दिन के आसपास श्रीओम लिप रीडिंग आती है मुझे। लिखो एमसी के 14वें दिन के आसपास 14वें दिन के आसपास अंडोत्सर्ग होता है। अच्छा समझ में आया? ये लिखा है। पता है सर, आप बताएगा कैसे तो आप ये ऐसे था। प्यार से बात करती है। चलो लिखो। सर मुझे हजम से सुनिए सर, अभी तक आप ये बोला करते थे, इसलिए मुझे यही लगता था कि मतलब ओवा तब निकलता है जब ब्लड बाहर आता है, ब्लड के साथ ओवा बाहर आता तो है। भाई अगर वो आएगा उसी के साथ ही, लेकिन 14वें दिन तक रहे, 14वें मतलब 6 से 14 दिन के अंत तक फिर बाहर हो 3 से जाएगा। 4 जो ब्लड आता है तब नहीं आएगा। तब नहीं आएगा। तब तो इंडोमेट्रियम में भी फटी है ना। वो आपको बता रहा है, इधर इंडोमेट्रियम का फटना आपको ये बता रहा है कि अब हम बाहर आ गए हैं, मीन्स आपकी साइकिल चालू हो गई है। आपकी साइकिल चालू हो गई है। जब इंडिपेंडेंट निर्माण हो जाएगा तब वो आएगा। ठीक है, चलो आगे लिखो। एमसी के 14वें दिन के आसपास अंडोत्सर्ग होता है, ओवुलेशन, आसपास ओवुलेशन होता है और ओवा, इसे आउटलाइन करके लिखना, और ओवा 24 से 72 घंटा, 24 से 72 घंटे मतलब 3 दिन, 24 से 72 घंटे तक ही सक्रिय रहता है। 24 से 72 घंटे तक ही सक्रिय रहता है। यदि 48 घंटे के आसपास, यदि 48 घंटे के आसपास, पढ़िए, यदि 48 घंटे के आसपास निषेचन नहीं होता, 48 घंटे के आसपास निषेचन नहीं होता तो अंडाणु में निषेचन की क्षमता समाप्त हो जाती है। बात समझ में आ रही है? यस। तो यानी 5 दिन को, फिर बाद में 3 दिन या 8 दिन बस निषेचन की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसलिए निषेचन के लिए कब संभोग करना चाहिए? 14वें दिन के आसपास। लिख लो। इसलिए निषेचन के लिए 14वें दिन के आसपास मीटिंग करना चाहिए, संभोग करना चाहिए। हो गया? यहां से इस वाले टॉपिक में वो डाल लिया था, वीआईपी, MVIP डाल लिया था। ठीक, इसके बाद अगला जो टॉपिक आ रहा है उसमें एक M मेरे तरफ से लगा लेना, बाकी आप अपने तरफ से लगाकर VIP लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और वो है गैमेटोजेनेसिस।
गैमेटोजेनेसिस, जिसमें आपको दो चीजें पढ़नी है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। कहाँ? अभी कहाँ पढ़ना? अभी तो हमने केवल बताया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में और oogenesis ओवरी में होता है। सर अब इसका डिटेल है आने वाला है। सर ओवर 3 दिन सक्रिय रहता है 72 घंटे तक, तो मेरे 48 घंटे में क्या बाकी इधर बाकी की जो प्रोसेस होती है ना, बाकी की उस समय तुम्हारा जो इंडोमेट्रियम है या बॉडी का डेवलपमेंट है या बाकी की प्रोसेस है वो चलती है। 48 घंटे का मतलब है कि 48 घंटे में 14वें दिन आपका निषेचन हो जाना चाहिए। अगर 14वें दिन निषेचन नहीं हुआ तो फिर वह अंडाणु, हाँ वह अंडाणु अक्रिय हो जाएगा। 8 दिन के बाद 48 इधर 7 दिन हमने इधर छुड़वा दिए, 7 दिन हमने उधर छुड़वा दिए, 7 दिन इधर छुड़वाए, 7 दिन उधर छुड़वा दिए। कितने दिन हुए? 14 दिन। अब बचे कितने? 14। सिंपल सी बात, सिंपल सी मैथ लगाओ। 7 इधर छोड़ दो कि 7 दिन पहले इधर कॉपुलेशन नहीं करना, 7 दिन उधर कॉपुलेशन नहीं करना, 7 दूनी 14 ये हो गए, बचे 14 दिन, 28 दिन की साइकिल कंप्लीट। पर ओवर तो सर 6 से 14 दिन के अंदर निकलेगा ना। हाँ उसी समय अगर कॉपुलेशन हो गया और अंत में बता रहा है, अंत में कि अगर पहले नहीं हुआ है तो लास्ट में 14वें दिन भी अगर कॉपुलेशन होता है तो ओवा निषेचित हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर वो अक्रिय हो जाएगा। और ये 48 घंटे के आसपास निषेचन में सर 72 तो वही घंटे तो तक कह- सक्रिय रहता है, यानी 3 दिन तक सक्रिय रहता है। 48 माने 2। हाँ, और 48 जो होता है वो उस समय बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहता है। तो आप बाकी जो एक दिन बचा, एक दिन, उस एक दिन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अरे सर ये क्या लिखवा दिया कि यदि 48 घंटे के आसपास निषेचन होता तो अंडाणु में निषेचन की क्षमता समाप्त हो जाती। तो बता तो रहा हूँ कि 24 घंटे वो पीक पॉइंट पर रहता है कि अगर थोड़ा सा भी शुक्राणु गए कि वो निषेचित हो जाएगा 48 घंटे में, और इसके बाद जो एक दिन बचा उस एक दिन में वह निष्क्रिय होना चालू हो जाता है। अगर ठीक समय पर पहुंच गए तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो अक्रिय हो जाएगा। चौथे दिन तो इसमें 78 घंटे लिखवा दिया। कहाँ चौथे, कहाँ तीसरे दिन 24 घंटे हमने लिखवाया सक्रिय रहते हैं। 24 घंटे हमारे 72 घंटे सक्रिय रहते हैं, यानी 3 दिन। ठीक, इसमें से हमने 48 घंटे को ले लिया, 2 दिन, दूसरा 2 दिन, एक दिन बचा। तो 24 दिन का जो पीरियड हुआ उस समय ओवा बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहता है, बहुत ज्यादा। उस समय अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो तुरंत हो जाएगा। लेकिन लास्ट का जो एक दिन बचा उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो जो तीसरा दिन है, तीसरा दिन समाप्त होने वाला दिन है। जैसे तुम लोग फॉर्म भरने जाते हो, अरे इधर सुनो, फॉर्म भरने जाते हो, कोई भी फॉर्म भरने जाते हो, लास्ट दिन के अगर एक हफ्ते पहले तुम फॉर्म भरने गए तो तुरंत हो जाता है क्योंकि साइट चल रही होती है। लेकिन जब लास्टवें दिन जाते हो तो साइट इतनी ज्यादा बिजी रहती है कि आपका फॉर्म, वो कहता है मैम फॉर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन गारंटी हम नहीं लेंगे। 6 से 14 के बीच वाली बात बता रहा है। हाँ, हम गारंटी नहीं लेंगे। सर मान लीजिए 3 से 5 आपने बोला तो 5 ले लेते हैं, तो 5 दिन ब्लड निकला, उसके बाद फिर 3 दिन 72 घंटे आपने बोला ना, तब तक सक्रिय रहता है। फिर ये 48 घंटे की बात की, वो 3 दिन के बाद के बीच के कैसे हो सकते हैं सर? नहीं सकते। 3 दिन बाद के नहीं है, जो 3 दिन हमने लिए हैं वो 3 दिन के पहले ही हैं 48 घंटे। हाँ ठीक है, वो भी समझ गई, ये भी लिखवा दिया कि निषेचन की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसके बाद तीसरे दिन के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। चलो सुनिए, अगली हेडिंग डालो।
ओवर फर्टिलाइज होने के बाद बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है, क्या होगा? यूट्रस के अंदर पहुंच जाएगा, क्या? यूट्रस के अंदर। अब पहले नहीं होगा, जब वो पहुंच जाएगा तब होगा। चलो लिखो, अगली हेडिंग डालो, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मक जनन। युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। अब देखो, अगर आता है, ये ध्यान रखिएगा, गैमेटोजेनेसिस कई बार ये भी पूछा गया है कि युग्मक जनन क्या है, केवल इतना ही। 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन, युग्मक जनन क्या है, ठीक है। तो जो तुम्हारी कोशिकाएं होती हैं जर्मिनल इपिथीलियम से, कौन सी? जर्मिनल इपिथीलियम से। कहाँ पाई जाती हैं? टेस्टिस और ओवरी के अंदर। जो जर्मिनल इपिथीलियम सेल होती हैं, ठीक है, कहाँ? टेस्टिस और दोनों की बता रहे हैं, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस इधर कॉमन है, गैमेटोजेनेसिस कॉमन है। जैसे हम बोलते हैं ए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इज अ कॉमन वर्ड, है ना। अगर हम ये बोलते हैं ए लड़का, तो लड़का भी क्या है? कॉमन है, लेकिन लड़कों के लिए, ना कि लड़कियों के लिए, है ना। लड़कों के लिए वो प्रॉपर नाउन हो गया, हुआ कि नहीं। और लड़कियां अगर बोल रहे हैं तो लड़कियों के लिए वो प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन किसी का नाम ले रहे हैं तो प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। इसी तरह से ये जो गैमेटोजेनेसिस है, ये कॉमन वर्ड है। क्या है? कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड में क्या है कि आप दोनों के बारे में बताओगे, स्पर्म और ओवा दोनों के बारे में, कि वृषण और अंडाशय के अंदर जो जर्मिनल इपिथीलियम सेल होती है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन के दौरान आपके युग्मकों का निर्माण होता है, जिसे गैमेटोजेनेसिस पूरी प्रोसेस बताना पड़ेगा है। केवल ये बताना है गैमेटोजेनेसिस में। तो देखो इसमें वृषण और अंडाशय, इसमें वीआईपी डाल दिया। वृषण और अंडाशय की जननिक उपकला, इंग्लिश में जर्मिनल इपिथीलियम। वृषण और अंडाशय, वृषण और अंडाशय की जर्मिनल इपिथीलियम, जर्मिनल इपिथीलियम हिंदी क्या बताएगा? जननिक उपकला। जननिक उपकला, जर्मिनल इपिथीलियम सेल अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान युग्मकों का निर्माण करती है, युग्मकों का निर्माण करती है, जिन्हें युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। ये तो युग्मक जनन हो गया, ठीक है। कि जो जननिक उपकला है, फिर से एक बार सुन लो, जो जननिक उपकला है किसकी? वृषण की और ओवरी, अंडाशय की। वृषण की और अंडाशय की जो जननिक उपकला है, जिसको हम मदर सेल भी कह सकते हैं। जैसे हमारी जननी कौन है? हमारी माँ है कि नहीं, है ना। तो जो मदर सेल है किसकी? टेस्टिस की और ओवरी की। तो जो मदर सेल है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्यों होगा?
क्योंकि उसमें से केवल 46 में से 23 गुणसूत्र है आने। एक सेल में 23 गुणसूत्र है नहीं, ये ध्यान रखना। अर्धसूत्री क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी पूरी सेल में 46 गुणसूत्र हैं और उनको हम डिप्लॉइड कहेंगे, लेकिन जब वो 46 गुणसूत्र आधे हो जाएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? हैप्लॉइड कहेंगे। और हमको हैप्लॉइड ही चाहिए, नहीं तो क्या होगा? 92 गुणसूत्र हो जाएंगे शरीर में। हम मनुष्य की जगह दूसरी प्रजाति का निर्माण करने लगेंगे, है कि नहीं? क्योंकि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो 46 गुणसूत्र के लिए हमें अंडाशय के अंदर हमें कितने गुणसूत्र चाहिए? 23। और शुक्राणु में मीन शुक्राणु और अंडाणु में हमें 23 गुणसूत्र चाहिए, जिसके लिए जो मदर सेल होगी वो अर्धसूत्री विभाजन करेगी, जिसमें से हैप्लॉइड कोशिका का निर्माण होगा। और जो हैप्लॉइड कोशिका होगी उन्हीं हैप्लॉइड कोशिका को हम शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है? तो अगर मेल में बने, मेल में हैप्लॉइड सेल बनी तो उनको क्या कहेंगे? शुक्राणु। और फीमेल में अगर हैप्लॉइड सेल बनी तो ओवा, अंडाणु। ठीक है? तो ये युग्मक जनन समझ में आ गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। अभी है 5 मिनट, 3 मिनट, केवल 3 मिनट, केवल एक लाइन है लिखनी। चलो फिगर भेजेंगे तो एक एक पेज छोड़कर फिगर बना लीजिएगा।